हेलो दोस्तों, मैं मनीषा कुमारी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बिहार स्पेशल का सीरीज़। ये मेरा पर्यटन का तीसरा लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले मैंने 2 लेक्चर बना चुकी हूँ और आप चाहें तो वो भी दोनों जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगला स्थान का क्या नाम है? भगवानगंज। भगवानगंज कहाँ पे है? पटना के दानापुर में है। और यह क्या है? बौद्धकालीन स्तूप है। ठीक है, यहाँ पे चीनी यात्री ह्वेंसांग द्वारा द्रोणदूत समझा जाता है। ठीक है, यहाँ इस गांव में क्या था? एक बौद्धकालीन स्तूप था जो चीनी यात्री ह्वेंसांग के द्वारा वर्णित किया गया है। उसको क्या समझा जाता है? द्रोण स्तूप समझा जाता है। ठीक है, और यह जो स्तूप है ये कहाँ पे है? तो पुनपुन नदी के किनारे है। तो ठीक है, इस वाले जगह से आपको 3 चीज़ समझ में आ गया। भगवानगंज कहाँ पे है? तो पटना के दानापुर में है। और ये क्या है यहाँ पे? तो बौद्धकालीन एक स्तूप है जिसको चीनी यात्री ह्वेंसांग ने क्या समझा था? तो द्रोण स्तूप समझा था। और ये किस नदी के किनारे है? तो पुनपुन नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए अब हम अगला देखते हैं। गिरियक। गिरियक कहाँ पे है? तो बिहार शरीफ। ठीक है, बिहार शरीफ में है। और यहाँ जंगल में बौद्धकालीन बिहार की मूर्तियाँ और स्तूप भी बिखरे पड़े हैं। गिरियक है ना, जो गिरियक की पहाड़ी है वहाँ पे क्या क्या है? बौद्धकालीन बिहार और मूर्तियाँ और स्तूप भी वहाँ पे बिखरे हुए हैं। और यह किस चीज़ के लिए यहाँ पे क्या क्या हुआ था? तो पर्वत पर जरासंध की बैठक हुई थी। यह क्या है? यहाँ पे हंस स्तूप, गिद्धद्वारी गुफा, असुर बांध, किला और अग्निधारा आदि है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आता है कि जरासंध की बैठक कहाँ हुई थी? तो गिरियक में हुई थी। और क्या होता है वो कहाँ पे है? तो बिहार शरीफ में है। ठीक है, और ये किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पे बौद्धकालीन विहार है और यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं, स्तूप भी बिखरा हुआ है। और यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जरासंध की बैठक यहाँ पे हुई थी। ठीक है, चलिए अब अगला हम देखते हैं घोसरावा। घोसरावा कहाँ पे है? तो बिहार शरीफ में ये भी। ठीक है, तो बिहार शरीफ से 7 मील दक्षिण और पश्चिम में स्थित है। ठीक है, और घोसराव में क्या है? तो ये बौद्धकालीन मठ है, मूर्तियाँ हैं, स्तूप के टीले और आशा देवी का मंदिर, वज्रासन विहार आदि है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से बौद्धकालीन मठ है, कुछ मूर्तियाँ हैं और स्तूप टीले हैं और एक देवी का आशा देवी का मंदिर है। ठीक है, अब अगला जगह हम देखते हैं तेतरवा। ये भी बिहार शरीफ में ही है। ठीक है, और यहाँ पे भी बौद्धकालीन दिग्धि पोखर, बालक पोखर, मठ, स्तूप और टीले आदि हैं। ठीक है, और इस स्थल को देखने से लगता है कि यह बहुत बड़ा बौद्ध विहार रहा होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं तेलधारा। तेलधारा भी कहाँ पे है? तो बिहार शरीफ में ही है। और यहाँ बौद्धकालीन विहार होने का चिन्ह मौजूद है। और क्या यहाँ पे क्या हुआ है? तो ये देखिए 7वीं सदी में चीनी यात्री ह्वेंसांग यहाँ आया था। तो तेलधारा में चीनी यात्री ह्वेंसांग आया था। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी जो है ना बौद्ध काल की चीज़ें ना यहाँ पे दबी हुई है ज़मीन के अंदर। ठीक है, तो इसलिए भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोच क्या है? कटेकारी से 4 मील की दूरी पे है। और 7वीं का कोचेश्वर महादेव का मंदिर है। ठीक है, और यहाँ पे और भी पुराने मंदिर है। ठीक है, प्रेतशिला। अब प्रेतशिला ये कहाँ पे है? तो गया में है। ठीक है, ये क्यों फेमस है? चलिए ठीक है, प्रेतशिला जो पहाड़ी है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 540 फीट है। इसका लोकेशन क्या है? तो गया से 5 मील उत्तर और पश्चिम में है। ठीक है, और यहाँ पे एक क्या है? तो यमराज का मंदिर है। अगर बीपीएससी में पूछता है कि यमराज का मंदिर कहाँ पे है तो गया में। तो कौन सी पहाड़ी पे है? तो प्रेतशिला पहाड़ी पे है। ठीक है, और यहाँ पे जो यमराज का एक मंदिर है वहाँ पे कौन सा काम होता है? वहाँ पे होता है जो हिंदू धर्मावलंबी है ना वो पिंडदान करते हैं अपने पूर्वजों को। ठीक है, पहाड़ी के नीचे के 3 कुंड है। ठीक है, और यह स्थान देखने से लगता है कि यह क्या है? बौद्धकालीन समय का है जो वर्तमान में नया रूप धारण कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं। अब अगला चीज़ है क्या? बकरौल। बकरौल जो है ये कहाँ पे है? तो ये भी बोध गया में ही है। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा स्तूप मिला हुआ है और इस स्तूप के ऊपरी हिस्से को 1789 में अंग्रेज अधिकारी क्या किए थे? गया लेके गए थे। ठीक है, अब अगला देखते हैं माद पहाड़िया। ये क्या है? माद पहाड़िया। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये भी गया में है और ये क्या है? एक पहाड़ियों का समूह है। ठीक है, यहाँ के खंडहरों को देखने से क्या लगता है कि यह बौद्धकालीन में क्या है? एक बड़ा नगर रहा होगा। और यहाँ पे बौद्धकालीन के भग्नावशेष क्या है? बिखरे हुए हैं। अब अगला जगह देखते हैं हसरा पहाड़ी। हसरा पहाड़ी ये कौन सी जगह पे है? तो गया के वाजीरगंज से 4 मील की दूरी पे दक्षिण पश्चिम में है। और यह इसका मान्यता किस चीज़ के लिए है? तो जो बुद्ध के शिष्य एवं बुद्ध संघ के प्रथम अध्यक्ष प्रसेनजीत यानी कि कश्यप की यहाँ समाधि है। ठीक है, अब बीपीएससी में क्वेश्चन बना रहा है ना कि जो बुद्ध के शिष्य हैं एवं बौद्ध संघ के जो प्रथम अध्यक्ष प्रसेनजीत की समाधि कहाँ पे है? तो गया में है। गया में कौन सी जगह पे है? तो हसरा पहाड़ी पे है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे आई होप। चलिए अब आगे देखते हैं। इसलिए इस पहाड़ी को कुक्कुट पादगिरी बताया गया है।
बौद्ध धर्म की पहली संगति की अध्यक्षता कश्यप ने की थी, ठीक है। उनको पूरा नाम महाकश्यप, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। और उनका समाधि कहाँ पे है, तो गया में है, हसरा पहाड़ी पे, ठीक है। चलिए अब हम अगला देखते हैं जगह, पांचर पहाड़ी। ये कहाँ पे है, तो औरंगाबाद में है, ठीक है। और यहाँ पे पहाड़ी की गुफा है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो यहाँ से जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे एक गुफा है जिसमें 23वें नंबर के जो तीर्थंकर है ना, पार्श्वनाथ, उनकी मूर्ति है, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर आता है कि औरंगाबाद में जो जैन धर्म से जो रिलेटेड एक गुफा है, वहाँ पे कौन से तीर्थंकर का मूर्ति है, तो पार्श्वनाथ। वो किस नंबर के थे, तो 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। या ये पूछ देता है कि पांचर पहाड़ी कहाँ पे है, तो औरंगाबाद में, ठीक है। और एक तो इस तरीके से पूछ सकता है, और दूसरे तरीके से ये भी पूछ सकता है कि पांचर पहाड़ी कौन से धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म और इस्लाम, इनमें से एक से ज़्यादा, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि पांचर पहाड़ी जैन धर्म से संबंधित चीज़ें यहाँ पे मिली हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक गुफा है जहाँ पे पार्श्वनाथ की मूर्ति है, ठीक है। चलिए अब अगला जगह है, क्या है, तो घेजन, ठीक है। ये घेजन कहाँ पे है, गया में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बुद्ध और अवलोकितेश्वर की बड़ी मूर्ति है, ठीक है। और इस मूर्ति पर एक लेख है, और इस लेख से क्या पता चलता है कि बौद्ध धर्म की अष्टावक्र शाखा यहाँ पे रही होगी, और ठीक है। और सम्राट अशोक जो है वो अष्टावक्र शाखा से ही संबंधित है, ठीक है। तो चलिए अब अगला देखते हैं, घोसी। ये जो घोसी जगह है ये कहाँ पे है, ठीक है। तो ये बराबर पहाड़ी से 5 मील उत्तर पश्चिम में है। अब आपको पता होना चाहिए कि बराबर की पहाड़ी कहाँ पे है, तो गया में है, ठीक है। तो ये घोसी भी गया में ही होगा। और यहाँ पे बौद्धकालीन भग्नावशेष के खंडहर मौजूद है, ठीक है। बहुत सारी जगह ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे पूछ देता है, तो अगर कुछ समझ में ना आया ना, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड होगा, वहाँ पे बौद्धकालीन के अवशेष होंगे। अगर आपको साइंटिफिक मेथड से, अगर आपको क्या बोलते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करना होगा, तो आप ये सोच सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अगला देखते हैं, अवसार। ये कहाँ पे है, तो नवादा में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बौद्धकालीन मंदिरों के अवशेष हैं, ठीक है। और यहाँ के जो शिलालेख हैं उनसे क्या मालूम पड़ता है, उनसे ये मालूम पड़ता है कि जो यह मंदिर है ये क्या है, गुप्त वंश के मगध के जो राजा हैं आहित्य सेन ने 600 ईस्वी में बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो बौद्धकालीन मंदिर के जो भग्नावशेष हैं, यहाँ पे इसको किसने बनाया होगा, तो यहाँ के जो शिलालेख हैं उनसे हमें यह पता चलता है ना कि ये गुप्त वंश के जो राजा थे आहित्य सेन, गुप्त वंश के जो राजा थे आहित्य सेन, ये कब बनवाया होगा, 600 ईस्वी में बनवाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना सन वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस किसने बनवाया होगा, तो आहित्य सेन ने बनाया। किस वंश से के होंगे, तो गुप्त वंश के, ठीक है। अब अगला देखते हैं, दरियापुर पार्वती। अब ये दरियापुर पार्वती ये है कहाँ, तो देखिए नवादा में है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ को कपोतिका बौद्ध विहार था और फेंगशांग यहाँ पे आया था, ठीक है। तो दरियापुर पहाड़ी से आपको सिर्फ इतना मतलब रखना है ना, कितना मतलब रखना है कि ये नवादा में है और यहाँ पे फेंगशांग आया था, ठीक है। और अगला स्थान है दुर्गा स्थान। दुर्गा स्थान कहाँ पे है, तो मधुबनी में है। और यहाँ पे भी बौद्धकालीन विहार होने के चिन्ह मिलते हैं, ठीक है। अब अगला जगह है सागरडीह। यह कहाँ है, चंपारण के पिपरा से 4 मील की दूरी पे है, ठीक है। और यहाँ पे भी बौद्धकालीन के 2 स्तूप जो टिल्हे के रूप में मिले हैं। और यह किसके द्वारा खुदाई किया गया था, तो जनरल कनिंघम, ठीक है। कनिंघम ने बिहार में विभिन्न जगह पे खुदाई करवाया है। ये जनरल जो कनिंघम है वो क्या है, एक पुरातत्ववेत्ता थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं रामपुरवा। रामपुरवा कहाँ पे है, तो बेतिया में एक गांव है। और यहाँ पे क्या है, किसके लिए, यहाँ पे एक अशोक सम्राट अशोक का एक स्तंभ है, ठीक है। और स्तंभ के आसपास क्या है, बौद्धकालीन टिल्हे हैं। और उनसे क्या मालूम होता है ये बताइए। उनसे मालूम होता है कि यह एक बहुत बड़ा बौद्ध स्थल रहा होगा। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि रामपुरवा क्यों फेमस है और ये कहाँ पे है। तो रामपुरवा बेतिया में है और यहाँ पे एक अशोक का स्तंभ है, इसलिए ये फेमस है। और यहाँ का जो टीला है वो बौद्धकालीन समय का है। और उन टीलों को देख करके हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा बौद्ध स्थल रहा होगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं परौर। परौर कहाँ पे है, तो यह है सिवान में, ठीक है। और डॉक्टर होए ने इस स्थान को बौद्ध साहित्य में वर्णित पावापुर माना है, ठीक है। अब अगला देखते हैं बरारी। बरारी कहाँ पे है, तो भागलपुर में है। और यहाँ पे क्या है, बौद्धकालीन की बहुत सारी गुफाएं हैं, ठीक है। और एक बराबर का गुफा है और एक बराबर की गुफा है और एक बरारी है।
तो इस चीज़ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना कि बराबर ही समझ के आप गया मार के आ जाइएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो जाइए और ध्यान दीजिए, ठीक है। जो बरारी है वो कहाँ पे है, तो भागलपुर में है। और यहाँ पे क्या है, तो बौद्धकालीन गुफाएं हैं। और यहाँ पे कौन आया था, तो चीनी यात्री ह्वेंसांग आया था। और कब आया था, तो 200 यहाँ से 200 ईसा पूर्व के में क्या है, कब आया था ये तो यहाँ पे नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं, 200 के सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं सुल्तानगंज। सुल्तानगंज कहाँ है, तो भागलपुर में है, ठीक है। चलिए, सुल्तानगंज कहाँ है, तो भागलपुर में एक छोटा सा शहर है, ठीक है। और ये गंगा नदी के बीच एक छोटा पहाड़ है जहाँ पर अजगैबीनाथ महादेव का मंदिर है। अजगैबीनाथ महादेव का मंदिर, ठीक है। पहाड़ पर बौद्धकालीन मूर्तियाँ हैं जो खोदी हुई हैं। जो अजगैबीनाथ महादेव का मंदिर है उस पहाड़ पर बौद्धकालीन मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। और खंडित मूर्तियों को देखने से क्या पता चलता है कि यहाँ पे बौद्ध धर्म के जो विरोधी सैनिकों का आक्रमण हुआ होगा, ठीक है। यहाँ गुप्त काल का शिलालेख भी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ से कि अजगैबीनाथ महादेव का मंदिर कहाँ है, तो कहाँ है, भागलपुर में है, ठीक है। और यहाँ पे जो पहाड़ी है वहाँ से किस काल की अवशेष मिले हैं, तो बौद्धकालीन मूर्तियाँ वगैरह मिली हैं। और क्या है, शिलालेख कब का प्राप्त हुआ है, तो गुप्त काल का शिलालेख प्राप्त हुआ है। और वहाँ की टूटी फूटी हुई मूर्तियों को देखने से पता चलता है कि जो बौद्ध धर्म के विरोधी सैनिक है ना, उनका आक्रमण वहाँ पे हुआ होगा, ठीक है। तो सुल्तानगंज से हम इतना सारा चीज़ें पता चलता है, ठीक है। अब अगला जगह है वृंदावन, ठीक है। चलिए अब आइए हम देखते हैं वृंदावन के बारे में। वृंदावन कहाँ है, मुंगेर में, ठीक है। और ये क्यूल नदी के किनारे पर है, ठीक है। और बौद्धकालीन 30 फीट ऊँचा टीला है जो पुराने स्तूप का भग्नावशेष है। वृंदावन जो मुंगेर के क्यूल नदी के किनारे है, वहाँ पे एक 30 फीट का ऊंचा क्या है, बौद्धकालीन टीला है, मतलब हाईलैंड है, ठीक है। और वहाँ पे एक स्तूप और भग्नावशेष प्राप्त है, ठीक है। अब अगला देखते हैं शेखपुरा, ठीक है। यहाँ गौतम बुद्ध एक रात के लिए ठहरे थे, ठीक है। और यहाँ पे एक स्तूप बनाया गया है जिसे ह्वेंसांग ने देखा था। लछुआ जम्मू कहाँ पे है, तो जमुई में है। और यह जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अब जमुई, जब यहाँ पे जमुई वर्ड आ गया ना, तो एक इस चीज़ से मैं आपको फैक्ट बताती हूँ। 2-4 दिन पहले द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था एक आर्टिकल कि जितना इंडिया में टोटल गोल्ड है उसका 44% जमुई में है, ठीक है। तो उसके लिए कोई डील वगैरह साइन होने को है कि वहाँ से माइनिंग वगैरह करवाई जाए। तो उस चीज़ पे तो बिहार में सोना कहाँ पे खोजा गया है, तो जमुई में। जमुई में सोना की खदानें हैं। तो इस चीज़ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे अभी बातचीत चल रही है, क्या कैसे होगा करंट में आएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला जगह है वैद्यनाथ। वैद्यनाथ ये कहाँ पे है, तो भभुआ में है, ठीक है। भभुआ किसको बोलते हैं, तो कैमूर, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, बौद्धकालीन स्तूप है, मूर्तियाँ है, स्तंभ है, आदि भग्नावशेष मिला हुआ है। देववनाग ये कहाँ पे है, तो आरा में है, ठीक है। और यहाँ से बौद्धकालीन मंदिर भी हैं। और यहाँ से गुप्त काल के 4 स्तंभ प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक पर जीवित गुप्त का क्या है, शिलालेख है, ठीक है। जिसमें देवगुप्त, विष्णुगुप्त तथा जीवित गुप्त द्वितीय 3 गुप्त शासकों के नाम मिलते हैं, ठीक है। लेख में उन दान देने का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब चलिए ये 3 राजाओं के बारे में, 3 शासकों के बारे में हमने यहाँ पे नाम सुना। एक तो देवगुप्त, दूसरे हो गए विष्णुगुप्त और तीसरे हो गए जीवित गुप्त, ठीक है। तो जो देववनाग है ये आरा में है। और यहाँ पे बौद्धकालीन मंदिर है। और यहाँ पे गुप्तकालीन के 4 स्तंभ है, जिसपे किसका शिलालेख है, तो जीवित गुप्त का है। और उनमें देवगुप्त, विष्णुगुप्त और जीवित गुप्त इन 3 शासकों के क्या मिलते हैं, नाम मिलते हैं, ठीक है। अब चलिए आइए हम देखते हैं कुछ ऐसे स्थल है ना जो बहुत फेमस है बिहार में, ठीक है। अब हम उनके बारे में देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा शहीद स्मारक, ठीक है। शहीद स्मारक है कहाँ पे, तो ये पटना में है। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, कब हुआ था, तो 1942 में। तो उसी समय जब पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने में वीर गति प्राप्त करने वाले शहीदों की याद में बनाया गया स्मारक है, जो बिहार विधानमंडल के ठीक सामने है। चलिए ये जो शहीद स्मारक है ये किसकी स्मृति में है, तो जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, उसी समय पटना में जो बिहार का विधानमंडल है उसके सामने 7 लोगों ने क्या किया, उस झंडे को फहराने में वीरगति प्राप्त किया। और उन्हीं की याद में यह स्मारक बनाया गया है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं गोलघर, ठीक है। अब गोलघर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोलघर बहुत सारे पर्यटन आते हैं, देखते हैं, लेकिन
क्यों बना, कब बना, किसके थ्रू बना, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो गोल घर है तो ये सबसे पहले ये कहाँ पे है, तो पटना में है, ठीक है। और ये जो 1770 में अकाल आया था ना, उस समय जो औपनिवेशिक कंपनी सरकार थी, उन्होंने कुछ राहत कार्य नहीं किया था। तो अकाल को देखते हुए 1786 में कैप्टन गॉस्टिन की जो कंपनी सरकार की कुछ सेना थी, उन्होंने अंग्रेज़ों के लिए या अपनी सेना के लिए अनाज के भंडारण के लिए इसको स्थापित किया था। तो ये अनाज भंडार के रूप में इसका जो आकृति है गोल रूप में है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गोल घर कहते हैं, ठीक है। तो ये क्यों बना था, तो जब अकाल आया था तो उस समय कंपनी सरकार की जो सेना थी और उनके जो लोग थे, उन लोगों की भोजन की सुरक्षा को लेकर के इस चीज़ को बनाया गया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम पटना कॉलेज। पटना कॉलेज आई थिंक इसका मैंने इससे पहले भी डिस्कशन किया है और इस चीज़ को फिर से दोबारा देख लेते हैं, ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगा। पटना कॉलेज पटना में है और ये बिहार का प्राचीनतम कॉलेज और भारत का 5वां प्राचीनतम कॉलेज है, ठीक है। और इसका पुराना नाम क्या था, पटना जिला स्कूल था। बाद में यह पटना कॉलेजियम बना। 9 फरवरी 1903 को कॉलेज का इसको दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है। पटना कॉलेज को कॉलेज का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो 9 फरवरी 1903 में। इसके बाद इसका नाम क्या पड़ गया, तो गवर्नमेंट कॉलेज पड़ गया। फिर 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से अलग पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो उसके बाद उसी समय गवर्नमेंट कॉलेज का नाम बदल करके फिर पटना कॉलेज हुआ, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं बुद्ध स्मृति पार्क। यह कहाँ पे है, तो यह पटना में है। 22 एकड़ की भूमि पर यह फैला हुआ है और पाटलिपुत्र करुणा स्तूप नामक 200 मीटर ऊंचा बौद्ध परिक्रमा स्तूप के अतिरिक्त बुद्ध स्मृति संग्रहालय और ध्यान केंद्र भी है, जो बुद्ध स्मृति पार्क है, पटना में स्थित है। 22 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। यहाँ पे पाटलिपुत्र करुणा स्तूप भी है और यहाँ पे बुद्ध का स्मृति संग्रहालय है और ध्यान केंद्र भी है, ठीक है। यहाँ पे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, जापान और इंडोनेशिया से भी जो प्राप्त हुआ है और शेष उसको रखा गया है, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं पादरी की हवेली। कहाँ पे है, तो पटना का सबसे पुराना चर्च है, ठीक है। इस चर्च का निर्माण 1772 में फादर जोसेफ द्वारा किया गया था, ठीक है। और 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में बहावी आंदोलनकारियों ने इस चर्च पर आक्रमण कर अंग्रेजों को मार दिया था। वर्तमान में यह मदर टेरेसा के संस्थान सिस्टर्स ऑफ चैरिटी का कार्यकालय है, ठीक है। तो जो बहावी आंदोलन हुआ था ना, उस समय पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों को यहाँ पे मारा गया था। अब देखिए तारामंडल कहाँ, ये भी पटना में ही है, जो एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल है। चौसा यह बक्सर में है और ये कर्मनासा नदी के किनारे पे है, ठीक है। यह 1539 जो चौसा का युद्ध हुआ है ना, उसके लिए फेमस है, ठीक है, चौसा। तो यहाँ पे किसके बीच में युद्ध हुआ था, तो शेर खां और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इसमें शेर खां ने हुमायूं को पराजित किया था, ठीक है। इसलिए ये चौसा जो जगह है काफ़ी फेमस है। अब चलिए हम आगे देखते हैं। आगे अगला टॉपिक है हमारा सासाराम। यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को बिहार के पर्यटन के बारे में, मैक्सिमम स्थान के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाती हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना से ज़्यादा हो सके, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम लोग के लिए ये भी एक मोटिवेशन है, ताकि हम और वीडियो लेकर के आएँ और दूसरे टॉपिक्स पे नए तरीके से, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को क्या करवाऊँगी, इसका ऑब्जेक्टिव करवाऊँगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि भारत में आने वाला हर विदेशी पर्यटक बिहार की यात्रा क्यों करता है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है कि अगर कोई भी पर्यटक भारत में आता है तो बिहार का यात्रा क्यों करता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए में दे रखा है क्योंकि बिहार महान धर्मों की जन्मस्थली है। बिहार विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक संपन्न राज्य है, क्योंकि बिहार का गौरवशाली इतिहास रखा है। उपयुक्त सभी, तो ये सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। महान धर्मस्थलों की जन्मस्थली, ये भी बात सही है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने राज्य में कितने पर्यटन परिपथों की पहचान की है, ठीक है। तो इसमें 60 परिपथ की पहचान की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सूफी परिपथ के अंतर्गत नहीं आता है। मनेर शरीफ, बिहार शरीफ, फुलवारी शरीफ और बासो कुंड। तो जो बासो कुंड है ये सूफी परिपथ के अंतर्गत नहीं आता है। मैंने आपको सूफी परिपथ पढ़ा रखा है पर्यटन का, जो पहला लेक्चर बनाया है ना वहाँ पे।
तो आप उस पहले लेक्चर को देखिए ताकि यहाँ आपको पता चल जाएगा कि सूफी परिपथ के अंतर्गत कौन कौन से जगह हैं। आपको ये पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि मदार किस पर्यटन परिपथ के अंतर्गत है, ठीक है। तो बौद्ध परिपथ के अंतर्गत है कि जैन परिपथ, रामनगर परिपथ, गांधी परिपथ। तो जो मंदार है ना वो जैन परिपथ के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है बोध गया, राजगीर, नालंदा, वैशाली, लोरिया, विक्रमशिला आदि किस पर्यटन परिपथ के अंतर्गत आते हैं। तो यह जो बोध गया, राजगीर गौतम बुद्ध से ही रिलेटेड है तो बौद्ध परिपथ ही होगा। महर्षि का उग्रतारा मंदिर किस पर्यटन परिपथ के अंतर्गत आता है। तो ये शक्ति परिपथ के अंतर्गत आता है, ठीक है। मैंने आपको शक्ति परिपथ भी बताया है, ठीक है। तो आप इसके पहले का लेक्चर देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताती हूँ। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, ये मैं फ़ोन से कर रही हूँ। तो मेरे पास उतना सारा क्या बोलते हैं सोर्सेज नहीं है कि मैं आपको स्लाइड में बना करके और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो मैं डायरेक्ट ही बुक रख दे रही हूँ और आप लोग को प्रैक्टिस करने से मतलब है ना, तो आप कर लीजिए या फिर घर पे दूसरा बुक निकालिए और कर लीजिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हूँ, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे चाहते हैं करना तो एक बार देख लीजिए वीडियो को, आपका ये सारे टॉपिक्स रिवीजन हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है सिख परिपथ के अंतर्गत नहीं है। कौन नहीं है। लक्ष्मीपुर, पटना साहिब, सासाराम या मोतिहारी। तो जो मोतिहारी है वो सिख परिपथ के अंतर्गत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, भोजपुर, जमुई, दरभंगा आदि किस पर्यटन परिपथ के अंतर्गत है। तो ये जो वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, भोजपुर, ये जो सीतामढ़ी, जमुई ये सब दिख रहा है रामनगर परिपथ के अंतर्गत आएगा, ठीक है। गांधी परिपथ के अंतर्गत नहीं आएगा, सिख के भी अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में किया गया था। तो ये किया गया था गुप्त काल में किया गया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है महाबोधि मंदिर को किस संस्था ने विश्व धरोहर स्मारक सूची में सम्मिलित किया है। तो ऑप्शन में दे रखा है यूनिसेफ, यूनेस्को, विश्व पर्यटन संगठन और एपेक। जो ये यूनिसेफ है ना, ये बच्चों और महिलाओं को लेकर के काम करता है, ठीक है। ये एक संस्था है। वैसे यूनेस्को है तो ये एक इंटरनेशनल संस्था है जो क्या करता है, ये जितने धरोहर हैं, जितने उनकी सूची तैयार करता है, उनको एक मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक मार्क देता है कि भाई ये स्थान है इस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये अपनी सूची में उसको शामिल करता है जिससे उसकी महत्ता बढ़ जाती है पूरे विश्व लेवल पे, ठीक है। तो ये जो है ना यूनेस्को जो है वो महाबोधि मंदिर को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया है। विश्व पर्यटन संगठन क्या है, यह भी एक पर्यटन से ही रिलेटेड संगठन है जो पर्यटन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। कौन सी जगह पे क्या है, किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। और ये पूरे वर्ल्ड लेवल का है, तो ठीक है। अब आगे देखते हैं मगधपुर, बिम्बिसारपुरी, गिरिव्रज आदि बिहार के किस प्राचीन नगरी के नाथ थे। नाथ का मतलब क्या होता है, शासक, ठीक है। मगधपुर, बिम्बिसारपुरी, गिरिव्रज मालिक है ना, तो राजगीर के मगध सम्राट बिम्बिसार राजगीर के किस स्थान पर जाकर गौतम बुद्ध का दर्शन किया था। अब आपने सुना होगा कि बिम्बिसार जो है वो बहुत सारे जगह पे गए हैं गौतम, क्योंकि वो बौद्ध धर्म से प्रेरित थे, ठीक है। तो वो लट्ठी वन उद्यान में वो गए थे, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बौद्ध धर्म की पहली संगति किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था। तो जो बौद्ध धर्म का प्रथम संगति हुआ था वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और जो पहले संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे, ठीक है। और ये इनके काल में हुआ था। और पहले बौद्ध संगति में कौन सा काम हुआ था, कब हुआ था, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जापान सरकार द्वारा राजगीर के किस पहाड़ी पर विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया गया है। देखिए हम सबको पता होता है कि विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है, तो राजगीर में। ये चीज़ें तो मैक्सिमम लोगों को पता है, लेकिन कौन से पहाड़ी पे है ये चीज़ भी ध्यान रखने के लिए है। तो ये कहाँ पे है, तो रत्नगिरी पहाड़ी पे है, ठीक है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त काल के किस शासक ने करवाई थी। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पहले कहाँ पे है, तो नालंदा में है। कौन से समय पे इसकी स्थापना हुई थी, कौन से शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में। किस काल के शासक ने इसको निर्माण कराया था, तो गुप्त काल के। किसने, तो कुमारगुप्त ने, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त काल के किस शासक ने करवाई थी, तो कुमारगुप्त ने करवाई थी। तो आप एक ही क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, ये भी आप सीखते चलिए या ट्राई करते रहिएगा घर पे। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तहस नहस कर दिया था। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो इसको किया था बख्तियार खिलजी ने किया था। यूनेस्को द्वारा कब नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यूनेस्को ने नालंदा को कब है जो विश्व धरोहर में शामिल किया था। तो चलिए इसका ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन में क्या है,
जून 1951, अक्टूबर 1955, दिसंबर 2001 और जुलाई 1961। तो इसका आंसर हो जाएगा 1961। जो यूनेस्को है नालंदा विश्वविद्यालय को अपनी सूची में कब शामिल किया था? तो जुलाई 1961। चलिए अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन नगरी पाटलिपुत्र के अन्य नाम थे, तो क्या था? कुसुमपुर, पुष्पपुर और श्रीनगर। उपयुक्त सभी, तो इसमें तो उपयुक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति बिहार के किस नगरी में हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किसके शासनकाल में हुआ था? हम सब लोग ज़्यादातर बौद्ध धर्म की संगति पे ध्यान देते हैं, ठीक है, लेकिन हमें जैन संगति भी 2 हुआ था, उसके बारे में भी आप लोग पढ़ के जाइएगा एग्जाम देने से पहले, कहाँ पे हुआ था और उस दोनों जैन संगति में क्या क्या काम हुआ था। तो जो प्रथम जैन संगति हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। अब क्वेश्चन ये अगर बीपीएससी में ऐसे पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म से प्रभावित था? तो जैन धर्म से था, ठीक है, तभी तो ये जैन धर्म, ठीक है, पाटलिपुत्र में इसके शासनकाल में हुआ था, ठीक है। अब अगला देखते हैं गणतंत्र की नींव, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस मगध सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो महिपाल के शासनकाल में हुआ था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो भागलपुर में है, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 22 का महिपाल के शासनकाल में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनेर में बसने वाले सूफी संत थे, कौन थे? तो ये इमाम ताज फ़कीह थे। बिहार शरीफ का प्राचीन नाम क्या था? तो उदंतपुर था, ठीक है। मैं एक लाइन में आप लोगों को करवा दे रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय शासक ने करवाई थी? तो गोपाल ने। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने, ठीक है। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब अगला देखते हैं। सासाराम के किस पहाड़ी पर सम्राट अशोक का शिलालेख पाया गया है? तो ये चंदन पीर पहाड़ी पर पाया गया है। बिहार के किस स्थान से नवप्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो चिरान से। इसको मैं बहुत अच्छे से इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप इससे पहले अगर आप जाके देखिएगा तो इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये लेक्चर अगर देख रहे हैं तो इसके पहले वाले लेक्चर ज़रूर देखेंगे। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको ये लेक्चर अच्छे से मज़े में समझ में आ जाएगा, ठीक है। राजगीर के पर्यटकों के लिए क्या दर्शनीय है? तो ग्रीकूट पर्वत, जरासंध का आखरा, मखदूम साहब, हुजरा और उपयुक्त सभी। तो इसमें होगा उपयुक्त सभी, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस से भी क्वेश्चन का करवा दिया है। चलिए अब अगला 1-2 और क्वेश्चन देख लेती हूँ। जैसे कि पटना स्थित गोलघर किस वर्ष बनाया गया था? तो अभी मैंने इससे पहले अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, तो 1786 में बनाया गया था। और मंगल तालाब कहाँ पे है? तो पटना में है। चलिए मैंने आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिया है, बाकी क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाने का तरीका सही लगता है, तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। अगर आपका लाइक आता है, शेयर वगैरह होते हैं, सब्सक्राइब होते हैं, तो हमें मोटिवेशन की तरह मोटिवेशन मिलता है। जैसे बिल गेट्स ने बोला था कि किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं ना, तो मोटिवेशन ज़रूरी है। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर लेक्चर लेकर के आऊँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।